हेलो एवरीवन, देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की जो बुक है वहाँ से। और इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन में हम सेकंड हेडिंग डिस्कस कर रहे थे जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट की बात कही गई है, जिसमें कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दिया गया है। अभी इसमें थोड़ा सा रह गया है तो उसको हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम देखते हैं। देखिए यूएसए में जो है आपको फेडरल पावर जो है, ओनली फेडरल पावर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इनमरेटेड है ना, इनमरेटेड है। और ये जो है सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल लिस्ट बोल सकते हैं, ओनली सिंगल लिस्ट है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर रेसिडुअरी पावर की बात करें यूएसए में, रेसिडुअरी पावर, तो ये स्टेट्स जो हैं वहाँ के उनको दिया गया है, यानी रेसिडुअरी पावर जो है स्टेट को दिया गया है। उस पे जो कानून बनाने का अधिकार है यूएसए में वो उनको है। और सेम चीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, यानी सिंगल लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया में भी, सिंगल पैटर्न या सिंगल लिस्ट वाला सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में भी। सब्जेक्ट की बात करें तो यूएसए का जो कंसेप्ट है सेम यूएसए ऑस्ट्रेलिया में ही फॉलो किया जाता है। अगर कनाडा की बात करें, कनाडा में जो है आपको डबल लिस्ट है ना, यानी एक है आपको सेंटर लिस्ट, सेंटर की लिस्ट है या सेंटर का पावर है लेजिस्लेशन को लेकर, और एक है आपको स्टेट का पावर, यानी स्टेट सब्जेक्ट जिस पे स्टेट एम्पावर है कानून बनाने के लिए। दो लिस्ट है कनाडा में। और यहाँ पे रेसिडुअरी पावर जो है कनाडा में, या रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे जो लेजिस्लेशन का पावर है वो है आपको सेंटर के पास, यानी कनाडा में जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास है ये रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार। और इसी पैटर्न को हम इंडिया में फॉलो करते हैं। वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी चीज़ को फॉलो करता है, जिसमें जो रेसिडुअरी पावर है वो सेंटर के साथ वेस्टेड है ना। और आगे अगर हम बात करें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको जो है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्तमान में, जो करंट इंडियन, हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे फीचर्स को बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1935। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट थे, इसमें जो सब्जेक्ट का डिवीज़न था वो था 3 फोल्ड में, फेडरल लिस्ट, फिर आपको प्रोविंशियल लिस्ट, उसके अलावा आपको कंकरेंट लिस्ट थी भी था, जो कि वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 फोल्ड में ये फॉलो किया जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें एक डिफरेंस है, यहाँ पे क्या था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसमें रेसिडुअरी पावर जो था ये वेस्टेड था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, है ना, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये राइट्स थे रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का। लेकिन वर्तमान में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये पावर यूनियन को जाता है। रेसिडुअरी पावर जो है वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूनियन के साथ वेस्टेड है ना, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट। रेसिडुअरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जो तीनों लिस्टों में इन्यूमरेटेड नहीं है, ऐसे मैटर जो तीनों लिस्टों में नहीं दिए गए हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो। और देखिए इसमें एक और चीज़ है जो समझने लायक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। इसमें कहता है कि इन द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, इन एनी सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट
सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा लिस्ट जो है, जैसा कि हम जानते हैं 3 लिस्ट है अभी वर्तमान में अपने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब इसमें कौन सा लिस्ट कब प्रिवेल करेगा, यानी कौन सा लिस्ट कब फॉलो किया जाएगा, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो यूनियन लिस्ट है यानी यूनियन का जो सब्जेक्ट है या यूनियन लॉ जो होगा वो स्टेट लॉ पे प्रिवेल करेगा, और फिर आपको यूनियन लिस्ट कंकरेंट लॉ, कंकरेंट यानी यूनियन का जो लॉ होगा कंकरेंट लिस्ट या कंकरेंट लॉ पे भी, या कंकरेंट लिस्ट से जो कानून बनेंगे उस पे प्रिवेल करेगा, है ना। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, सपोज कीजिए अगर स्टेट लॉ और यूनियन लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना, स्टेट लॉ और यूनियन लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हमेशा यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। फिर वैसे ही अगर कंकरेंट लॉ जो है, कंकरेंट लॉ और स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कंकरेंट लॉ प्रिवेल करेगा। और फिर आता है इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि देखिए जैसे कि अगर ऐसा कानून जो अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे, है ना, कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट का कानून अगर यूनियन ने बनाया है ना, यूनियन लॉ बन चुका है, लेकिन स्टेट ने भी उस पे लॉ बनाया है और वो लॉ जो है रिजर्व है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, और अगर वो प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देते हैं, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर उस स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट की अनुमति मिल जाती है, यानी प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो होगा वो स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा यूनियन लॉ के ऊपर, है ना। तो ये एक्सेप्शन दिया गया है लक्ष्मीकांत की बुक में, और ये ऐसी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये जो है एक एक्सेप्शंस है ऐसे केस में, है ना। और इसमें ये भी कहा गया कि हाउएवर जो पार्लियामेंट है या जो यूनियन है, पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट एनफ, है ना, कॉम्पिटेंट एनफ टू ओवरराइड, है ना, ओवरराइड such a law, override such a law in coming time, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड हमने इसमें लक्ष्मीकांत की बुक से इसको फॉलो कर रहे हैं। अगली वीडियो में जो पार्ट 8 होगा इसमें हम देखेंगे आपको ऐसे सरकमस्टांसेस जहाँ पे जो है पार्लियामेंट को राइट्स चला जाता है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने के, यानी जो स्टेट लिस्ट है उस पे कानून बनाने के राइट्स पार्लियामेंट के पास चला जाता है। तो ऐसे सरकमस्टांसेस की बात हम करेंगे जो कि लक्ष्मीकांत की बुक में भी दिया गया है, और ये है आपको द यूनियन लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, है ना, इस हेडिंग से ये दिया गया है, यूनियन लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, है ना। तो आप देखते रहिए, मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।